हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के हमने डायमेंशन एनालिसिस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको जो फंडामेंटल्स है डायमेंशनल एनालिसिस के वो बताए थे। ठीक है, डायमेंशनल होमोजेनिटी हमने पढ़ लिया था, फिर मैंने आपको रेलाई मेथड के बारे में भी बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बकिंघम पाई थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो अब हम देखते हैं बकिंघम पाई थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टेटमेंट है कि क्या है वो देख लेते हैं, देन हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि बकिंघम पाई थ्योरम आखिर में क्या कहता है, किस तरह से हम इसे यूज करते हैं। ओके, सो उसका स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ देयर आर n वेरिएबल्स इन अ फिजिकल फिनोमिना, इफ वेरिएबल्स कंटेन m fundamental dimensions, then the variables are arranged into n minus m dimensionless term. Each term is called pi term. यानी कि अगर यहां पर आपके पास n वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी भी फिजिकल फिनोमिना में, तो उस केस में आप लोग अगर देखते हैं कि उन वेरिएबल्स में m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, तो आप उस इक्वेशन को, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को n माइनस m डायमेंशनलेस टर्म के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो और इस टर्म को मैं पाई टर्म कहता हूं। सो यहां पर इस थ्योरम में एक्चुअली बताया गया है कि पाई टर्म क्या है। पाई टर्म क्या है? यहां पर अगर आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है, n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वेरिएबल है। अब ये जो n नंबर ऑफ वेरिएबल है, इसमें दो तरह के जो वेरिएबल हमने देखे हैं वो दोनों इंक्लूडेड है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एज वेल एज इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आएगा। ओके, सो यहां पर आपके पास n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल है एंड m इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन। अब इसका क्या मतलब है, m इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन? जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि हमारे पास टोटल 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन होते हैं। अब एज्यूम कीजिए, एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए, आपके पास n नंबर ऑफ वेरिएबल है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल है, लेट अस से 4 वेरिएबल्स हैं आपके पास टोटल। ठीक है, अब इन 4 वेरिएबल्स में जो इनके डायमेंशंस है आप उनको देखते हैं। अब इन डायमेंशन में सिर्फ अगर 3 टर्म्स आ रहे हैं, सभी के डायमेंशन में 3 ही टर्म कॉमन है, m, l एंड t। ठीक है, m, l और t, ये जो चारों वेरिएबल्स को आपने जब ऑब्जर्व किया तो आपने देखा सिर्फ यहाँ पर टोटल आपको 3 तरह के बस यहाँ पर डायमेंशंस देखने को मिल रहे हैं, m, l एंड t। तो वहां पर क्या होगा, वहां हो जाएगा नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे n नंबर ऑफ वेरिएबल के, उसमें जितने नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस इन्वॉल्व होंगे उनकी संख्या है m। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि m क्या है। तो अगर आपको m पता है, दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन इन्वॉल्व्ड इन n नंबर ऑफ वेरिएबल, इफ दिस इज क्लियर, इन दैट केस यू कैन राइट n माइनस m। n माइनस एम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर n की वैल्यू m के लिए आपको पता है, तो जो इसका n माइनस एम का रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म, डायमेंशनलेस पाई टर्म। ठीक है, तो जैसे कि कोई हमारा कोई फिजिकल फिनोमिना है, लेट अस से x1। ठीक है, कोई भी जो फिजिकल फिनोमिना या फिर क्वांटिटी होगी दैट विल बी अ वेरिएबल। नाउ x1 जो वेरिएबल है, दिस इज फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल, लेट अस से x2, x3, x4, x5, x6। ओके, तो यहां पर अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, x4, x5 and x6 will be equal to 0. This is according to the Buckingham Pai's theorem. Now इस इक्वेशन को जब भी आप लिखेंगे तो उसके पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी या फिर वेरिएबल दिया होगा जिसका आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। तो ये x1 जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वो वेरिएबल है जिसका मुझे नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट में क्या किया, मैं इस x1 को, इस वेरिएबल को इन नंबर ऑफ वेरिएबल की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे कुछ इस फॉर्म में
जो है इक्वेशन मिल जा रहा है, एक फंक्शन मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। सो ये मेरा डायरेक्शन है, मेरे को यहां से यहां आना है। अब आप जब इस इक्वेशन को, इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है हमको कि हम एक साथ देख पाते हैं कि जो भी हमको सिचुएशन दी हुई है वहां एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। अगर आप इस स्टेप को ना करके सिर्फ इस स्टेप पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा क्वेश्चन में जो दिया गया फंक्शन है जिसका मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है ये वो रहा, और बाकी ये जो दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5, टोटल इनकी संख्या 5 है, तो आपको लगेगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्वेश्चन में 5 है। बट आपको यहां पर एक चीज का केयर करना है कि ये जो x1 है दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, तो मैं सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिखता हूं तो ये फॉर्म मुझे मिलता है, दैट इज फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इक्वल टू 6 मिल रहा है, ठीक है। सो आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां से मिल जाते हैं, ठीक। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं जितने भी क्वांटिटीज, मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो होते हैं वो 3 फंडामेंटल डायमेंशंस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। MLT पे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो MLT टोटल इनकी क्वांटिटी गिन लेते हैं, 1 2 3, टोटल 3 है ये। तो M दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है, 3 लाइक दिस, ओके। इसके अलावा हो सकता है कि कोई ऐसा टर्म इन्वॉल्व हो जहां पर लेट अस से टेम्परेचर एक्सेट्रा कुछ आ रहा है तो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वहां पर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर आपको 3 MLT है, 3 टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये आपको मिल गया। अब n माइनस m दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पाई टर्म्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई टर्म्स, ठीक है। सो यहां पर n माइनस m दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मिल रहा है, यानी कि टोटल यहां पर 3 नंबर ऑफ पाई टर्म्स होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिख पाएंगे कि 3 जो पाई टर्म्स है लेट अस से दैट इज पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3, ठीक है। एंड एज पर द बकिंघम पाई थ्योरम इट कैन बी रिटन एज द फंक्शन पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ पाई 1, पाई 2, पाई 3 ये जो है दीज आर दी डायमेंशनलेस टर्म्स, ठीक है। और डायमेंशनलेस टर्म्स है यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन को कैसे लिखेंगे? अगर कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डायमेंशन लेस है तो उसे कैसे लिखेंगे? उसे लिखेंगे हम m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t रेज़ टू पावर 0। इसका मतलब होता है m0 l0 t0, इसका मतलब होता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये डायमेंशन लेस है। ओके, नाउ इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके हम लोग पाई 1, पाई 2, पाई 3 की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल प्रोसीजर देख लेते हैं कि किन किन चीजों का हम लोगों को केयर करना है बकिंघम पाई थ्योरम अप्लाई करके डायमेंशनलेस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहां पर मैं अब आपके सामने ले लेता हूं कोई एक वेरिएबल, लेट अस से x1 हमारा कोई वेरिएबल है जो कि फंक्शन है x2, x3, x4 एंड इट विल बी टिल n। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको आगे जाकर के फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, x4, x5 till xn will be equal to 0। Now आप देख सकते हैं यहाँ पर n फंडामेंटल, n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल है, n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके, n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल है। और आपके पास अगर यहाँ पर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल टर्म्स है, फंडामेंटल डायमेंशंस है, सो इन दैट केस यहां पर n माइनस m आपको पाई टर्म्स मिलेंगे। अब इन पाई टर्म्स को लिखना कैसे, किस तरह से इसको हम फॉर्म करेंगे ये देखना है अभी, ठीक है। अब यहां पर अगर आपके पास n माइनस m आपको पाई टर्म्स मिल रहे हैं, सो पाई टर्म्स कैसे फॉर्म होंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इसमें आपको केयर करना है कि अगर आपके पास n माइनस m पाई टर्म है, इफ देयर आर n माइनस m पाई टर्म, तो इन पाई टर्म में जो कि डायमेंशनलेस टर्म है इनमें होंगे m+1 वेरिएबल्स। सो आगे लिखते हैं इसमें ईच पाई टर्म will have m+1 where m is what? m is number of fundamental dimensions, ठीक है। सो m+1 वेरिएबल्स वहां पर होंगे आपके पास, ठीक है। अब
यहां m+1 जो वेरिएबल्स होंगे इनका चॉइस करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है बकिंघम पाई थ्योरम मेथड में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा यहां पर। तो जितने यहां पर m+1 वेरिएबल बनेंगे इसमें m जो होगा m दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, इसकी संख्या के बराबर हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। लेट अस से आपके पास 3 पाई टर्म्स आ गए, पाई 1 पाई 2 पाई 3, ठीक है। पाई 1 पाई 2 पाई 3 यानी कि आप देख सकते हैं 3 पाई टर्म मुझे मिले। 3 पाई टर्म मिलने का क्या मतलब है, 3 पाई टर्म मिलने का मतलब यह है कि n माइनस m इक्वल टू आपको 3 मिला था, n माइनस m इक्वल टू 3 मिला था। सो लेट अस से n that is number of variable is 6 and fundamental dimension is 3, so n minus m 6 minus 3 equal to 3 आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास पाई 1 पाई 2 पाई 3 आपको 3 पाई टर्म यहां पर मिल गया। अब इन 3 पाई टर्म में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है दैट इज 6, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करेंगे इसको, इसका सिंपल अप्रोच ये है कि आपके इसमें जो वेरिएबल्स बनेंगे उसमें m नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होंगे इस पाई टर्म में, हर एक पाई टर्म में m नंबर ऑफ वेरिएबल जो होंगे वो रिपीटिंग वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब देखिए m इक्वल टू 3 है यानी कि टोटल हर एक पाई टर्म में, पाई 1 में, पाई 2 में, पाई 3 में, ईच एंड एवरी पाई टर्म में m नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। सो m इज इक्वल टू व्हाट, फंडामेंटल डायमेंशंस, एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है, रिपीटिंग वेरिएबल। अब मैं यहां पर एग्जांपल के लिए 6 मैंने बताया आपको, फॉर एग्जांपल हमने n इक्वल टू 6 ले लिया, नंबर ऑफ वेरिएबल 6 ले लिया, तो हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 x6। आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर मैंने 6 वेरिएबल लिख दिए हैं। तो मान लेते हैं कि इनमें जो 3 है वो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं। अभी रिपीटिंग वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि रिपीटिंग वेरिएबल होगा या नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर बस इन तीनों को मान लेता हूं कि ये रिपीटिंग वेरिएबल है। तो रिपीटिंग वेरिएबल जो होंगे वो तीनों में कॉमन होंगे, इसलिए यानी कि बार बार वो रिपीट होंगे, पाई 1 में भी आएंगे, पाई 2 में भी आएंगे, पाई 3 में भी आएंगे, दैट्स व्हाई मैं उन्हें रिपीटिंग वेरिएबल बोल रहा हूं यहां पर, ठीक। ये होगा x1 x2 x3, पाई 2 में भी आएगा x1 x2 x3, पाई 3 में भी आएगा x1 x2 एंड x3, ओके। देन उसके बाद आप देख सकते हैं तीनों पाई टर्म में x1 x2 x3 आ गया। अब हमारे पास 3 और वेरिएबल बचे हैं, दैट इज x4 x5 एंड x6। अब उन्हें आप किसी भी ऑर्डर में जमा सकते हैं, एक एक जो बचे हैं अभी आपके पास सभी को दे सकते हैं। हम x4 यहां दे दिया, x5 यहां दे दिया, x6 यहां दे दिया। सो यहां पर नंबर ऑफ पाई टर्म जो है मैंने वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये आपने देख सकते हैं जो पाई 1 है वो फंक्शन है x1 x2 x3 एंड x4 का, पाई 2 है फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 एंड x5 का, सेम वैसी पाई 3 है x1 x2 x3 एंड x6 का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो 6 वेरिएबल्स हमारे पास वो मैंने यहां पर कवर कर लिए हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इस मेथड में ये डिसाइड करना कि मैं किस तरह से गिवन वेरिएबल्स में से रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे। सो अब देखते हैं हम कि रिपीटिंग वेरिएबल हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने का सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, दैट जो रिपीटिंग वेरिएबल है जितना हो सके हमको कोशिश करनी है कि जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, ठीक है। सो एज फार एज पॉसिबल डू नॉट सेलेक्ट अ डिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने बताया जो डिफरेंट
फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो डिपेंड नहीं करता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है हमको कि हम जो रिपीटिंग वेरिएबल्स ले रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स ना हो। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल ना हो, हमको वहां मजबूरी में लेना ही पड़ेगा किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को हमारा रिपीटिंग वेरिएबल, सो वो केस डिफरेंट होगा। बट जहां तक पॉसिबल हो हम यहाँ कोशिश करेंगे इस मेथड में कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग एज अ रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट ना करें। ओके, अब जो रूल नंबर 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 ही यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि अगर m नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस आपके पास हैं तो जितने फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं उतने ही हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल बनते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं जानता हूं कि मेजॉरिटी हम लोग जो फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करेंगे उसमें m l t मेजरली सिर्फ हमारे पास 3 फंडामेंटल डायमेंशंस होंगे। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में, इन मोस्ट ऑफ केसेस विल हैव m इक्वल टू 3। एक सबसे कॉमन कंडीशन है ये। ठीक है, सो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जितने आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितने आपके पास फंडामेंटल डायमेंशंस हैं उतने ही आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि 3 आपके पास रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। तो मैं 3 प्लेसेस बताता हूं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तीनों भी मैंने ब्लैंक रखे हैं। फर्स्ट प्लेस यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी को या जियोमेट्रिक क्वांटिटीज को। ठीक है, तो पहला जो प्रायोरिटी मिलेगा दैट विल बी जियोमेट्रिक क्वांटिटी। जियोमेट्रिक क्वांटिटी लाइक लेंथ, डायमीटर, एरिया। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटी जो जियोमेट्री बताती है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो पहला रिपीटिंग वेरिएबल कौन होगा? वो होगी जियोमेट्रिक क्वांटिटी लाइक डाया, दैट इज डायमीटर, रेडियस, लेंथ, विड्थ, एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पर एक डाउट आ सकता है कि जैसे आपके पास जो भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसमें एरिया भी गिवन है और उसमें डायमीटर या लेंथ भी गिवन है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग किसको हमारा रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करें एज अ जियोमेट्रिक क्वांटिटी? क्योंकि मैंने बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? जियोमेट्रिक क्वांटिटी को देनी है। ठीक है, और जियोमेट्रिक क्वांटिटी डायमीटर, रेडियस भी है, एरिया भी है। तो अगर दोनों आपको दिए हैं क्वेश्चन में, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एरिया भी गिवन है, डायमीटर भी गिवन है, तो क्या करना है? तो आप देखेंगे एरिया जो है वो हायर ऑर्डर वैल्यू है, यानी कि उसका जो डायमेंशन है, अगर मैं लिखूं तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, जबकि दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया, जबकि जो रेडियस होगा या लेंथ होगी, रेडियस और लेंथ, इनका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। ठीक है, तो ये लोअर ऑर्डर की वैल्यू है। सो दैट्स वाई हम लोग कभी भी अगर ऐसा कोई केस आया कि आपको एरिया, रेडियस, लेंथ या वॉल्यूम, एक और टर्म हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम इज ऑल्सो अ जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब। तो इन ये तीनों आपको अगर गिवन है या ये कोई दो आपको गिवन है और आपको सेलेक्ट करना है आपका ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, तो उस केस में जो लोअर ऑर्डर की वैल्यू होगी, लोएस्ट ऑर्डर की जो वैल्यू होगी, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरिया, रेडियस, वॉल्यूम तीनों अगर दे दिया हो तो उस केस में आप रेडियस या फिर जो लेंथ गिवन होगी उसको अपना ज्योमेट्रिक क्वांटिटी कंसीडर करोगे। ठीक है, देन सेकंड टर्म जो आएगा एज रिपीटिंग वेरिएबल, सेकंड जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी इज लाइक डिस्चार्ज, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये सब जो है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लो, ये जो फ्लो प्रॉपर्टी यानी कि बेसिकली आप बोल सकते हो जो काइनेमैटिक प्रॉपर्टीज हैं, है ना, काइनेमैटिक प्रॉपर्टीज जो है, काइनेमैटिक वैल्यूज जो है, उसको आप बोल सकते हो यहां पर कि मैं उसको फ्लो प्रॉपर्टी लूंगा। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज होता है, जो वेलोसिटी होती है फ्लो की, ये जो आपको एज अ वेरिएबल दिए होंगे उसको आप देखते ही आपको पहचान लेना है कि वो क्या है, वो सभी के सभी फ्लो प्रॉपर्टीज हैं। सो सेकंड जो यहां पर आएगा रिपीटिंग वेरिएबल, दैट विल बी अ फ्लो प्रॉपर्टी लाइक डिस्चार्ज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। देन जो थर्ड प्लेस पे आएगा रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है, थर्ड प्लेस पे जो रिपीटिंग वेरिएबल आएगा वो यहां पर होगा आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो मॉड्यूल नंबर 1 था फ्लूइड मैकेनिक्स का, वहां पर क्लियर किया हुआ डिफरेंट जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती है वो हमने वहां पर देख ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहां पर जैसे कि बता पाऊंगा कि जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी,
हम जानते हैं डेंसिटी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एक्सेट्रा, ये सभी जो है ये सभी के सभी फ्लूइड प्रॉपर्टी है। सो जो थर्ड आपका रिपीटिंग वेरिएबल होगा दैट विल बी अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को इन क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए हमको हमारे रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है वो सेलेक्ट करने, सेट करने। फर्स्ट वेरिएबल ज्योमेट्रिक क्वांटिटी होगी, सेकंड जो होगा वो होगा फ्लो प्रॉपर्टी, एंड थर्ड जो होगा दैट इज बी अ फ्लूइड प्रॉपर्टी। इसके बाद जो बाकी के वेरिएबल्स हैं हम लोग वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था सेकंड रूल। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि जो हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है, जो 3 हमको रिपीटिंग वेरिएबल मिल रहे हैं फिलहाल, ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं ये आपस में मिलकर के कोई डायमेंशनलेस ग्रुप फॉर्म नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है। सो लिख सकते हैं दैट द रिपीटिंग वेरिएबल must not form a dimensionless group, okay. Then rule number 4 ये है कि जो नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस हैं इन जो कि रिपीटिंग वेरिएबल्स में इन्वॉल्व हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। यानी कि MLT अगर हम लोग फंडामेंटल डायमेंशन लेकर के चल रहे हैं तो इन रिपीटिंग वेरिएबल्स में भी वही फंडामेंटल डायमेंशन होने चाहिए, ठीक है। सो द फंडामेंटल डायमेंशंस in the repeating variable must be same, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किन्हीं दो में MLT है और किसी में MLT एंड थीटा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कभी भी कि फंडामेंटल डायमेंशंस की जो संख्या है रिपीटिंग वेरिएबल में वो हमेशा सेम होनी चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। तीनों जो है वो MLT के फॉर्म में ही होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर MLT एंड थीटा है तो तीनों जो है वो MLT एंड थीटा के फॉर्म में ही होने चाहिए। इस तरह से आप लोगों को उनको सेलेक्ट करना है। सो दिस इज अवर रूल नंबर 4। सो ये जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है ये बेसिकली जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको बताते हैं, ठीक है। यानी कि जहां जहां जिन जिन चीजों को आपको अवॉइड करना है ये वो चीजें बता रहे, तो इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है एंड जो रूल नंबर 5 है जो हम देखेंगे अभी, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। सो रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि किन्हीं भी दो रिपीटिंग वेरिएबल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एनी टू रिपीटिंग वेरिएबल must not have same डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल कैसे हो सकते हैं ऐसा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की बात करूं और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में यहां पर जो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले वो सेम होते हैं, ठीक है। के दैट इज एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2T-2 एंड सेम वैसी पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2T-2। तो यहां आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कहने को ये दो अलग टर्म्स हैं बट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह के कोई टर्म्स होंगे जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, उनको आपको कभी भी रिपीटिंग वेरिएबल्स नहीं लेना है, इस चीज का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। तो जैसा कि मैंने बताया जो ये 3 रूल्स है, रूल नंबर 3, 4 एंड 5, ये आपको हेल्प करते हैं जो डिफरेंट कंफ्यूजन्स है कि मुझे किन किन चीजों का अवॉइड करना चाहिए वहां से निकालने का काम करते हैं रूल नंबर 3, 4 एंड 5। सो इतने रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग बकिंघम पाई थ्योरम को इंप्लीमेंट करके कोई भी डायमेंशन एनालिसिस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।
तो अब तक हमको समझ आ गया है कि बकिंघम पाई थ्योरम में किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के। जो नंबर ऑफ रूल्स हैं, टोटल 5 रूल्स जो हैं वो हमने देख लिए हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है हमको कि किस तरह से हम लोग इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से डायमेंशनल एक्सिस के प्रॉब्लम को यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जो इसका अप्रोच होता है वो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इस अप्रोच को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन ये है, the resisting force R of a supersonic plane during flight can be considered as depending upon the length of aircraft L, velocity V, air viscosity mu, air density rho, and the bulk modulus of air, that is K. Express the resisting force in terms of these variables. ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स जो है दैट इज R, इसको हमको इन वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि यहाँ पर x1 जो कि हमारा कोई वेरिएबल है दैट इज फंक्शन ऑफ लेट अस से x2, x3, x4, x5, x6, xn लाइक दिस। तो अब इस सिचुएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सिचुएशन से कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 1 बनेगा। सॉल्यूशन का स्टेप नंबर 1 यही रहेगा कि आपको जो गिवन प्रॉब्लम है उसको इस मैटर में, इस मैनर में लिखना है। ठीक है, तो आपका वेरिएबल कौन सा है जिसके लिए आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, दैट इज x1। तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है R, दैट इज द वेरिएबल जिसका हमको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज R। ओके, एंड R इज फंक्शन ऑफ, क्वेश्चन में गिवन है किन पे डिपेंडेंट है, दैट इज द लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट L, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट दैट इज V, विस्कोसिटी ऑफ एयर म्यू, डेंसिटी ऑफ एयर रो, एंड द बल्क मॉडुलस K। ठीक है, सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं ये एग्जैक्टली आपको देखना है, तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड n। तो इस तरह से हमको n वेरिएबल मिलते हैं। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, इस r को आप इस तरफ ले जा सकते हो, ये लिख सकता हूँ मैं इसको फंक्शन ऑफ r l v म्यू रो k। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 विल बी इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एज पर दी बकिंघम पाई थ्योरम। इस फॉर्म में हमको इसको लाना होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास है 6। सो n इक्वल टू 6, n होता है हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, दिस इज अवर नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, n हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल है। अब यहां पर आपको जितने भी टर्म्स हैं लाइक R, that is resisting force, length, velocity, dynamic viscosity, density and bulk modulus, सभी का आपको यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो बेसिकली 3 फंडामेंटल डायमेंशंस में है, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम, MLT के फॉर्म में ही है। तो M, दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन जो है यहाँ पर ये है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 है दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। सो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम n माइनस m पाई टर्म्स यहां पर होंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ पाई टर्म्स हमको हमारे स्टेप नंबर 1 में मिलेंगे। तो बेसिकली हम स्टेप नंबर 1 में क्या कर देंगे, स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट पहला हमको लेना पड़ेगा सब स्टेप, इस फॉर्म को याद रखना, इस फॉर्म को यहाँ पर रिकॉल करना, देन इस फॉर्म में हमारे गिवन प्रॉब्लम को फ्रेम करना, देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम ये जो फॉर्म होता है फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, ये बेसिकली क्या है जो फंक्शन है प्रीवियसली आपको लिखा था, दैट इज f ऑफ x1 x2 x3 सो ऑन टिल x इक्वल टू n विल बी 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस फॉर्म में इस प्रॉब्लम को लिखना है आपको, या इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिख जाएंगे, दैट इज n की वैल्यू मिल जाएगी। देन सबको एक बार आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ओवरव्यू लेना है और ऑब्जर्व करना है कि कितने उसमें फंडामेंटल डायमेंशंस है। मुझे यहाँ पर मिल गया फंडामेंटल डायमेंशन की संख्या 3 है। ठीक है, अब इसका बकिंघम पाई थ्योरम अप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम n माइनस m पाई टर्म्स होंगे, पाई टर्म्स। तो n दैट इज 6 माइनस m दैट इज 3 हो जाएंगे हमारे पास 3 पाई टर्म्स, 3 पाई टर्म्स। ठीक है, अब हमको फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप के कंप्लीशन के बाद हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज एज पर दी बकिंघम पाई थ्योरम। ठीक है,
अब हम लोग लेंगे हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों जो पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 है, इस ये किनके फंक्शन होंगे ये देखेंगे। हम जानते तो हैं कि पाई 1, पाई 2, पाई 3 तीनों जो हैं दे आर डायमेंशनलेस, यानी कि पाई 1, पाई 2, पाई 3 तीनों के डायमेंशन फॉर्म में अगर लिखूंगा तो हो जाएगा m0 l0 t0, ये भी हो जाएगा m0 l0 t0, m0 l0 t0। सो पाई 1, पाई 2, पाई 3 तीनों जो होते हैं डायमेंशनलेस टर्म होते हैं। अब इनको हमको एज अ फंक्शंस ऑफ दिस वेरिएबल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग इनको क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हमको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं उसके फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये फंक्शन मेरे को लिखना है तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे। तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको पता हो कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल मुझे लेने हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 3 फंडामेंटल डायमेंशन है, यानी कि m इक्वल टू 3 है, और मैंने आपको बताया है कि जितने नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन होंगे उतने ही हमारे पास रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। सो m इक्वल टू 3 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो गया इस स्टेप से कि हमारे पास अब 3 रिपीटिंग वेरिएबल होंगे। अब वो 3 रिपीटिंग वेरिएबल क्या क्या होंगे तो देख सकते हैं हमारे पास यहां पर जो वेरिएबल्स हैं दैट इज L, दैट इज लेंथ, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज द बल्क मॉडुलस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, सबसे पहला वेरिएबल कौन सा होता है, वो होता है एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी या ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इन सभी में ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सा है, तो ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है, ये विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी है और ये बल्क मॉडुलस है। सो डेफिनेटली यहां पर जो L है वो दैट इज द लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट, दैट इज आवर ज्योमेट्रिक क्वांटिटी। तो पहला जो रिपीटिंग वेरिएबल होगा दैट विल बी L। ओके, अब इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कोई फ्लो प्रॉपर्टी। तो फ्लो प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, फ्लो प्रॉपर्टी में आती है, मैंने बताया आपको, लाइक जो आपकी डिस्चार्ज, रेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो होता है, वो आपका जो होता है दैट इज दी फ्लो प्रॉपर्टी। यानी कि बेसिकली जो काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो काइनेमेटिक क्वांटिटीज जो है वो हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं। यहां पर ऐसा सिर्फ एक टर्म है दैट इज वेलोसिटी। तो सेकंड जो वेरिएबल होगा रिपीटिंग वेरिएबल दैट विल बी वेलोसिटी। थर्ड आपके पास होता है, तो अब हम थर्ड वेरिएबल जो है हमारा रिपीटिंग वेरिएबल उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि जो थर्ड वेरिएबल होता है दैट इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपके सामने यहां पर 3 फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज द डायनामिक विस्कोसिटी, द डेंसिटी एंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड। अब इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर जो डेंसिटी दी हुई है रो उसको सेलेक्ट कर लेता हूं एज अ रिपीटिंग वेरिएबल, ठीक है। सो तीसरा जो रिपीटिंग वेरिएबल हो गया दैट इज द डेंसिटी। अब क्योंकि ये रिपीटिंग वेरिएबल है L, V एंड रो, तो ये तीनों जो डायमेंशन है हमने टर्म्स फॉर्म किए हैं, पाई 1, पाई 2, पाई 3 सभी में ये आएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी L, V, रो, L, V, रो। ओके, नाउ हमने ये जो स्टेप किया यहां पर हमने जो रूल्स थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये तो हमने फॉलो कर लिया। अब जो बाकी के रूल्स थे वो सभी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसमें जो रूल नंबर 3 था वो ये था कि जो रिपीटिंग वेरिएबल हैं उनको इस तरह से सेलेक्ट किया जाए कि वो आपस में मिलकर के, ये तीनों आपस में मिलकर के कोई डायमेंशन लेस ग्रुप फॉर्म ना कर रहा हो, ठीक है। तो यहां चेक कर लेते हैं हम लोग। लेंथ दैट इज L का डायमेंशन फॉर्मूला होगा L प्लस टू पावर 1, या सिर्फ L भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि L/T, यानी कि L 10 टू पावर -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला है V का। एंड डेंसिटी रो दैट इज kg पर मीटर क्यूब, यानी कि m/L3, इसको लिख सकता हूं m/L3। तीनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जाएगा L1 इंटू L(T)⁻1 इंटू m/L3, ठीक है। ये हो जाएगा m(L)(3) प्लस 2, ये हो जाएगा L(1)
इंटू टी रेस्ट टू पावर -1। तो ये तीनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, L को, V को एंड रो को, तो जो डायमेंशन हमको मिल रहा है फिलहाल दैट इज ml-1 t-1। सो दिस इज अ नॉन डायमेंशनलेस, मतलब ये डायमेंशनलेस टर्म नहीं है। दिस इज नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है। यानी कि हमने जो सिलेक्शन किया है वो रूल नंबर 3 को सेटिस्फाई करता है। देन उसमें ये बोलता है, रूल नंबर जो 4 है वो ये बोलता है कि सभी में m, l और t जो फंडामेंटल डायमेंशंस हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर, सभी में वही फंडामेंटल डायमेंशन होने चाहिए। तो देख सकते हैं जो लेंथ उसमें भी फंडामेंटल डायमेंशन क्या है, m है, l है और t है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है आपको कि यहाँ पर सर सिर्फ l है तो हम यहाँ m, l और t क्यों ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो l है उसको m⁻0, l⁻1 एंड t⁻0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फंडामेंटल डायमेंशंस आपको अब 3 मिल जाएंगे, m⁻0, l⁻1 एंड t⁻0। सो l में भी फंडामेंटल डायमेंशन जो इन्वॉल्व है दे आर 3, ओके, सेम वही है। देन वेलोसिटी में तो आप देख सकते हैं l⁻1, तो वेलोसिटी का भी मैं लिख सकता हूँ m0 l t⁻1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। डेंसिटी में रो में हो जाएगा m l⁻³ t⁻0। तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्थ रूल था कि तीनों में सेम फंडामेंटल डायमेंशंस होने चाहिए, फंडामेंटल टर्म्स होने चाहिए, वो इनमें फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो लास्ट रूल था, रूल नंबर 5 क्या कहता है कि किन्हीं भी दो रिपीटिंग वेरिएबल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होना चाहिए। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमने जो 3 रिपीटिंग वेरिएबल लिए हैं उन तीनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो 5 रूल्स हैं सिलेक्शन के लिए रिपीटिंग वेरिएबल्स के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि हमारे जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो करेक्ट है। तो हमारे पास ये फॉर्म में जो π1, π2, π3 हमको मिल चुके हैं। अब हमारे पास 3 और वेरिएबल्स बचे हुए, जैसे कि देख सकते हैं हमने 3 वेरिएबल्स यूज कर लिए हुए एज अ रिपीटिंग वेरिएबल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 थे, तो 3 हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो अब उनको आप रैंडमली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो आप, जैसे कि R बचा हुआ है रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। देन K बचा हुआ है दैट इज वर्क मॉडुलस, डायनामिक विस्कोसिटी बची है μ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी हमने वेरिएबल्स थे, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, हमने यहाँ पर π1, π2 और π3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब सोल्यूशन कैसे होगा? अब सोल्यूशन करने के लिए इस फंक्शंस, ये जो हमने फंक्शन के फॉर्म में लिखा है, इसको हटा करके मैं यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लेता हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लिए जाएंगे यहाँ पर, तो लिख सकता हूँ π1 विल बी इक्वल टू l⁻A1 v⁻B1 ρ⁻C1 इंटू R। इस फॉर्म में π1 को लिखूंगा। देन π2 लिखूंगा मैं l⁻A2 v⁻B2 ρ⁻C2 इंटू K। देन π3 लिखा जाएगा l⁻A3 v⁻B3 ρ⁻C3 इंटू μ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि π1, π2, π3 इनके डायमेंशंस हैं m0, l0, t0, क्योंकि ये डायमेंशनलेस टर्म है। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि मैंने 3 आर्बिट्रेरी वैल्यूज लिए हर एक इक्वेशन में, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, ये सारी वैल्यूज मैंने ले ली हैं। लेकिन ये r, k एंड μ, इससे मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज, यहाँ पर मैंने इनमें कोई भी आर्बिट्रेरी मैंने कांस्टेंट्स नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इनका क्या यूज है? इनका यूज ये है कि इनके डायमेंशंस मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि R है, R क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स है। सो दिस इज नथिंग बट अ फोर्स। R इज व्हाट? रेजिस्टिंग फोर्स। तो ये बेसिकली क्या है? फोर्स है। देन ये क्या है? दिस इज बल्क मॉडुलस। ये क्या है? दिस इज डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इन सभी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो मुझे मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सभी के जो डायमेंशनल फॉर्म है वो यहां पर हम लोग पुट करेंगे, सभी के L, V, रो, और ये जो 3 वैल्यूज हैं R, K, μ, मतलब जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सभी को अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशनल फॉर्म में
पुट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो पूरा मेथड है वो पूरा का पूरा रिलाई मेथड से ही सॉल्व होगा। रिलाई मेथड का जो कंसेप्ट है यानी कि डायमेंशनल होमोजेनिटी का जो फंडा है वहीं से सॉल्व होगा। दैट इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम, ठीक है। और यहां से हम लोग जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हम लोग लिए हैं A1 B1 C1 इन सभी की वैल्यूज हम लोग फिर जो डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट है या कह रहे हैं कि रिलाई मेथड का कंसेप्ट है उसको यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों को जो रेजिस्टिंग फोर्स है R, बल्क मॉडुलस एंड दी डायनेमिक विस्कोसिटी, इनके जो डायमेंशनल फॉर्म्स है वो मुझे मालूम होने चाहिए, ठीक है। सो रेजिस्टिंग फोर्स दैट इज अ फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml_t-2। बल्क मॉडुलस K का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml-1t-2 एंड दी डायनेमिक विस्कोसिटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml-1t-1। आपको अगर इनके डायमेंशंस याद नहीं है तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया है कि इनके जो यूनिट्स हैं अगर वो आपको मालूम है तो उस केस में आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन उस केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है लाइक फोर्सेस, जैसे कि जिसका न्यूटन होता है तो न्यूटन यानी कि फोर्स है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ स्टैंडर्ड जो वैल्यूज हैं लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, इन सभी के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं ये आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप लोग यूनिट को देख करके उसके डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं हम म्यू दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर मैं ऐसा यूनिट लिखूं, ऐसा यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज म्यू, ये होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मुझे ये याद है तो मैं इससे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन यानी कि आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि फोर्स है तो ये होगा ml_t-2। देन सेकंड जो है वो फंडामेंटल डायमेंशन है, सेकंड के लिए लिखते हैं हम t, ठीक है। एंड मीटर स्क्वायर दैट इज लेंथ, जो कि अपने आप में फंडामेंटल डायमेंशन है लेंथ, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस ये हो जाएगा ml-1t-1, ठीक है। तो देख सकते हैं हमको टेक्निकली यहाँ पर यूनिट मिल गया। इसी तरह से आप चाहें तो बल्क मॉडुलस का भी निकाल सकते हैं। बल्क मॉडुलस के लिए अगर निकालना चाहूँ तो बल्क मॉडुलस का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज दी SI यूनिट, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हो उससे डायमेंशनल फॉर्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो न्यूटन यानी कि आपको यहाँ से क्लिक करेगा कि ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-2। देन मीटर स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, ये हो जाएगा ml-1t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द बल्क मॉडुलस K, ओके। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब किसी भी एक इक्वेशन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, जो रिमेनिंग इक्वेशन है आप सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व कर पाएंगे और आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट्स लिए मैंने ABC वो सभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करना है, तो जो पाई1 है, सबसे पहले पाई1 वाला जो इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 1 उसको ले लेते हैं। पाई1 का डायमेंशनल फॉर्म होगा m0l0t0, ओके। ये जो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बेसिकली ये इक्वेशन ये इस फॉर्म में लिखते हैं जो हम लोग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स लिखे हैं ऑल द वेरिएबल्स शुड बी रिटन इन डायमेंशनल फॉर्म यानी कि MLT के फॉर्म में, डायमेंशनल फॉर्म टू सॉल्व द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको उसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखना होगा, तो सभी को लिखते जाते हैं। तो हो जाएगा m0l0t0, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है मैंने। l दैट इज लेंथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0l_t0 रेस्ट टू पावर a1, ओके, इनटू है मल्टीप्लाइड है यहाँ पर v रेस्ट टू पावर b1। सो v दैट इज वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी आपकी होती है वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड यानी कि L/T दैट इज LT इनवर्स या LT-1 भी बोल सकते हैं, तो लिख सकता हूं m0L_t-1 रेस्ट टू पावर b1, ओके, इनटू डेंसिटी दैट इज C1, डेंसिटी रेस्ट टू पावर C1। डेंसिटी क्या होती है दैट इज kg पर मीटर क्यूब, kg एक डायमेंशनल या फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज m मीटर क्यूब दैट इज L क्यूब, ये होता है ml-3। तो ये हो जाएगा ml-3t रेस्ट टू पावर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको रेस्ट टू पावर C1 इंटू R है रेजिस्टिंग फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास mlt-2।
तो इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमको मिलेगा m0 l0 t0 इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर c1 प्लस 1 l रेज़ टू पावर a1 प्लस b1 माइनस 3c1 प्लस 1, यानी कि जितने भी हम लोग l के पावर से सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि l जो है सभी मल्टीप्लीकेशंस में है, अगर बेस कॉमन हो और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर यहाँ पर जुड़ जाती है। सिंपल वही कंसेप्ट से यहाँ पर ये सारे टर्म्स आए हैं। लिस्ट पर मिलेगा हमको माइनस b1 माइनस 2। अब क्या करना है, डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट यूज करना है, यानी कि दी पावर्स ऑफ द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम, यानी कि m की पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही m की पावर राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। तो यहां से हो जाएगा c1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम वैसी l की पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही पावर l की राइट हैंड साइड में भी होनी चाहिए। सो l दैट इज a1 प्लस b1 माइनस 3c1 प्लस 1 दिस शुड बी इक्वल टू 0। दोनों ये पावर और ये पावर सेम होनी चाहिए। सेम वैसी माइनस b1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे मिलेगा c1, यहाँ से मिल रहा है c1 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से मिल रहा है b1 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं तो a1 भी मिल जाएगा हमको। c1 है हमारे पास माइनस 1, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, 4 प्लस 1 ये मिलेगा हमको माइनस 2। ठीक है, a1 भी हमको माइनस 2 यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल हम लोग यहाँ पर जो डायमेंशनल होमोजेनिटी का कंसेप्ट है वो यूज कर रहे हैं। a1 b1 c1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर ले रहे हैं। सेम इसी मेथड को सॉल्व करते यूज करते हुए हम लोग जो a2 b2 c2 a3 b3 c3 है इनकी वैल्यूज भी निकालते हैं। तो सॉल्व करने पर हमको जितनी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a b c उनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, हमने a1 b1 c1 निकाला था, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए a2 b2 c2 a3 b3 c3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो मैंने आपके लिए लिख दी है। a2 है 0, b2 है माइनस 2, c2 है माइनस 1, a3 है माइनस 1, b3 है माइनस 1, c3 है माइनस 1। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, अब इन वैल्यू को जो हमारी ये इक्वेशन यानी कि जो पाई की जो वैल्यूज थी, ठीक है, इन वैल्यूज में हमको यहाँ पर पुट करना है, इन इक्वेशंस में हमको पुट करना है। तो हमको पाई 1 पाई 2 पाई 3 की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो पाई 1 यहाँ मिलेगा मुझे l रेज़ टू पावर a1 है माइनस 2। सेम b रेज़ टू पावर b1 रेज़ टू पावर b1 है भी माइनस 2। देन रो रेज़ टू पावर c1 है माइनस 1 इनटू r। ओके, तो सॉल्व करते हुए मिलेगा r अपॉन रो v square l square. So this is the value of pi 1. Okay. Similarly, जो सेकंड हमको इक्वेशन से a2 b2 c2 मिला है वहां हम लोग अब a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मिलेगा pi 2 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू l रेज़ टू पावर a2 है, a2 की वैल्यू है 0। देन v रेज़ टू पावर है b2 दैट इज माइनस 2, c रेज़ टू पावर है माइनस 1, सॉरी रो रेज़ टू पावर है c1 की वैल्यू है माइनस 1 इनटू k। ओके, सो सॉल्व करते हैं, मिल जाएगा k अपॉन रो v स्क्वायर। ओके, k अपॉन रो v स्क्वायर, ये हमको इक्वेशन मिल गया, पाई 2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, देन हम लोग जो थर्ड वैल्यूज है a3 b3 c3 इनको पुट कर देते हैं पाई 3 के इक्वेशन में। ये मिल जाएगा पाई 3 हमको, पाई 3 मिलेगी l रेज़ टू पावर a3 की वैल्यू है माइनस 1, v रेज़ टू पावर b3 इसकी वैल्यू भी माइनस 1, रो रेज़ टू पावर c3 दैट इज माइनस 1 इनटू म्यू। सो ये मिल रहा है पाई 3 आपको म्यू अपॉन l v रो, l इंटू वी इंटू रो। तो इस तरह से हमको जो तीनों पाइज हैं इनका हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम हमने देखा था अगर यहाँ पर 3 पाई टर्म्स है तो लिखा था फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो बकिंघम पाई थ्योरम से जो हमको रिलेशनशिप मिला है इसमें हम लोग पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो जाएगा f ऑफ पाई 1 की वैल्यू दैट इज r अपॉन रो v स्क्वायर l स्क्वायर, कॉमा पाई 2 की वैल्यू है k अपॉन रो v स्क्वायर एंड पाई 3 की वैल्यू है म्यू अपॉन l v इंटू रो इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ हमको चाहिए जो रेजिस्टिंग फोर्स है R उसकी वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए हमने इनिशियली क्या लिखा था, हमने लिखा था R इज फंक्शन ऑफ L V रो म्यू K, ये हमने लिखा था। देन अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम हम इसको इधर ट्रांसफर किए थे। ठीक है, तो ये हो गया था फंक्शन ऑफ R L
वी रो म्यू के इज इक्वल टू कॉन्स्ट इज इक्वल टू 0, ये हो गया था, ठीक है। सो अब अगर मुझे आर को इससे बाहर निकालना है तो यानी कि मैं अब प्रीवियस स्टेप में मैं जाना चाह रहा हूं, मुझे आर की वैल्यू चाहिए, मतलब इस जो स्टेप में आया था इसको मुझे रिवर्स करना होगा, मुझे वापस इस स्टेप पे जाना होगा, ठीक है। तो आर जो है मुझे फिर वापस एल वी रो म्यू के फंक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो मैथमेटिकल मॉडल है बकिंघम पाई थ्योरम का वो इस फॉर्म को फॉलो करता है, बट हमको जिस टर्म का आंसर चाहिए था दैट इज आर, उसको हमने इस फॉर्म में लाने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर लेके गए थे उसको। अब हमको आर चाहिए तो इसको बाहर लाना है, यानी कि हम प्रीवियस स्टेप में वापस जाएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस स्टेप में वापस जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, लिखूंगा मैं आर अपॉन रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट इज फाई, यहाँ पर डिफरेंट एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ, फाई ऑफ के अपॉन रो वी स्क्वायर एंड म्यू अपॉन एल इंटू वी इंटू रो, ठीक है। देन इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, सो ये हो जाएगा आर इक्वल टू रो वी स्क्वायर एल स्क्वायर फाई ऑफ के अपॉन रो वी स्क्वायर एंड म्यू अपॉन एल वी बाई रो, ठीक है। सो ये मुझे जिस तरह से वो डिपेंड करता है डिफरेंट वेरिएबल पे वो मुझे मिल गया यूजिंग बकिंघम पाई थ्योरम। सेम मेथड किसी भी प्रॉब्लम में इंप्लीमेंट किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए। अब अगर यहाँ पे समराइज करना चाहे प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम को समराइज किया जा सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें बताएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा आर था वेरिएबल, तो कोई वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे हमारा जो फंक्शन है या जो फिनोमिना है वो डिपेंड कर रहा है। देन उसको हम अपने मैथमेटिकल फॉर्म में लाने के लिए क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, सो टोटल जो वेरिएबल्स हैं इस आर को मैं इस तरफ ट्रांसफर करता हूँ और लिखता हूँ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल बी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाता हूँ तो मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स टोटल पता चल जाते हैं। तो एन जो होते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। देन हम देखते हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उन सभी में कुल कितने फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, तो हम यहाँ पर एम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देन एन और एम जब फाइंड आउट हो जाते हैं तो दोनों का डिफरेंस यानी कि एन माइनस एम फाइंड आउट करते हैं। एन माइनस एम क्या होता है, एन माइनस एम होता है नंबर ऑफ पाई टर्म्स। अब नंबर ऑफ पाई टर्म्स मिल जाते हैं हमको यहाँ पर। फिर नंबर ऑफ पाई टर्म्स में हम देखते हैं जो पाई है वो फंक्शंस है इन वेरिएबल्स के, और जो पाई है वो क्या है, वो अपने आप में एक डायमेंशनलेस टर्म्स है, ठीक है, वो डायमेंशनलेस टर्म है। अब ये जो पाई है फंक्शन होते हैं इन वेरिएबल्स के। अब पाई को लिखने का एक स्पेशल तरीका है, वो तरीका क्या है कि पहले हम रिपीटिंग वेरिएबल्स लेते हैं। रिपीटिंग वेरिएबल जो नंबर ऑफ पाइज हैं सभी में सेम रहेंगे, सेम ऑर्डर में रहेंगे, ठीक है। तो पहले वो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं हम लोग। रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने की जो 5 रूल्स है उसको फॉलो करते हुए हम रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। देन हम लोग जो पाई है उसके इक्वेशन लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्म में, पाई 1 इक्वल टू लाइक दिस, पाई 2 इक्वल टू लाइक दिस, पाई 3 इक्वल टू लाइक दिस हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। नाउ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है ऑल द वेरिएबल शुड बी रिटन इन डायमेंशनल फॉर्म, सभी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। देन जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होती है उनकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो कि रेलाई मेथड में फॉलो हुआ था। a1 b1 की वैल्यूज जैसे a1 b1 c1 ये सारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू आने के बाद हम वापस इन वैल्यूज को यहाँ पर पाई 1 पाई 2 पाई 3 की इक्वेशन में इनकी जो वैल्यू है ये सारे जो है ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं इस फॉर्म में, ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यू होती है, वहां पुट कर देते हैं, पाई 1 पाई 2 पाई 3 मिल जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू बकिंघम पाई थ्योरम सोल्यूशन कब मिलता है, जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं दैट इज फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 इज इक्वल टू 0। देन जो हमारा इनिशियल कन्वर्जन था यानी कि जो हमारा फंक्शन था जिसको हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है, जो हमारा फिजिकल फिनोमेना था जिसको फाइंड आउट करना था उसको हम इस फॉर्म में लिखे थे। सॉल्यूशन लाने के लिए हमको इसका रिवर्स करना पड़ेगा, तो जस्ट ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर है, इसके वैल्यू निकालने के लिए इसको फंक्शन से बाहर ले जाना पड़ेगा, वही काम मैं यहाँ पर करता हूँ, मुझे आंसर मिल जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, एक या दो और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब बकिंघम पाई थ्योरम के, तो डेफिनेटली आपका जो कंसेप्ट है, जो इसका प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाएगा। बकिंघम पाई थ्योरम बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन जरूर हिट करता है और ये 100% सही बनता है। सिंपल आपको यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, अगर उसकी वैल्यू आपने करेक्ट निकाली है, नो डाउट आपका कोई भी यहाँ पर गलती नहीं होगा। कुछ चीजों को लेकर के स्टूडेंट यहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहां उनको फील होता है, वो ये कि क्या इसको मैं अगर शफल कर दूं तो मेरा सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर पाई 1 में आप के रख देते या म्यू रख देते तब भी आपका सेम सॉल्यूशन जो मुझे अभी लास्ट मिला है वही मिलता है। तो अगर आप किसी बुक में देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है तो वहां पर घबराने की जरूरत नहीं है।
आप यहाँ पर सिर्फ रिपीटिंग वेरिएबल की केयर कीजिए। रिपीटिंग वेरिएबल एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं जिसके लिए हमारे पास लॉ भी है, रूल्स भी है। उसके अलावा जो बाकी वेरिएबल्स हैं उसे आप किसी भी पाई में डाल सकते हैं, पाई की किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, वहां पर कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग हमारा बकिंघम पाई थ्योरम का जो टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म करते हैं। सो आई होप आज का जो टॉपिक था हमारा बकिंघम पाई थ्योरम का वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मीन टाइम में आपके जो डाउट है वो रिजॉल्व कर दिए जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।